नमस्कार, मैं रविश कुमार। महाराष्ट्र की राजधानी गुवाहाटी चली गई है। मुंबई वाले भी सरकार की तरफ देखते हैं तो गुवाहाटी की तरफ देखने लग जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज की इतनी बिजली कड़क रही है कि राजनीति को नैतिकता और संवैधानिकता की निगाह से देखने वाले आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं। गजबी हफ्ता गुजर रहा है। बात सेना के निजीकरण से शुरू हुई थी, निजीकरण हो गया शिवसेना का। हर घंटे एक नई शर्त का ऐलान होता है, हर घंटे नया गेम सामने आ जाता है। अभी तक वो सामने नहीं आया है जिसका आना बाकी है। सामने आने के नाम पर बगावत करने वाला नायक ही कैमरे पर आ रहा है। एकनाथ शिंदे अब नायक की तरह चलते नजर आ रहे हैं। दल बदल के यूनिफॉर्म, धारीदार टी शर्ट और ट्रैक पैंट में ऐसे चल रहे हैं जैसे टीम के साथ कप्तान साहब मैच से पहले पिच का निरीक्षण करने निकले हो। आसपास की झुकती निगाहों से पता चल रहा है नया बॉस कौन है। नए बॉस की गर्दन ऊंची होना चाहती है। लोग उनसे हाथ मिलाते हुए थोड़ा झुकते हैं, कोशिश करते हैं कि फोटो के एक ही फ्रेम में समा जाएं। इन सभी की कभी उद्धव के सामने निगाहें झुका करती थी, आज एकनाथ के आगे नतमस्तक है। महान संत एकनाथ कृष्ण भक्त माने गए। उद्धव का मतलब भी कृष्ण का सखा है। उद्धव गीता के बारे में सोच रहे होंगे, उधर एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने एकनाथ के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। ठाणे में पोस्टर लगने लगा है कि मैं भाई का समर्थक हूं। पोस्टर पर बाला साहब है मगर उद्धव ठाकरे नहीं है। दिन बीतने के साथ साथ ग्रुप फोटो के फ्रेम में विधायकों की संख्या बढ़ने लगती है। एकनाथ सबके नाथ नजर आने लग जाते हैं। आपको भ्रम होता है कि दर्शक केवल महाराष्ट्र की खबरें देखना चाहते हैं। आप व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने वालों का कमिटमेंट ठीक से नहीं जानते। जिस दिन से सूरज उगना बंद कर देगा उस दिन भी ये गुड मॉर्निंग मैसेज भेजेंगे। आज एक जनाब व्हाट्सएप ग्रुप के इनबॉक्स में बार बार एक तस्वीर ठेले जा रहे थे। पूछे जा रहे थे कि इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर यानी विजय माल्या पर। लगता है मैसेज भेजने वाला विजय माल्या के चेहरे पर बैठी खुशी से जल गया है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत भगोड़ा घोषित होने वाले पहले भारतीय, लेकिन चेहरे पर खुशी इतनी कि इतने खुश दिखने वाले भी पहले भारतीय ना हो जाएं। उनके साथ क्रिकेटर क्रिस गेल तो और भी खुश नजर आते हैं। नेता टी शर्ट और ट्रैक पैंट में नजर आ रहे हैं, विजय माल्या कुर्ता पजामा में। कानूनी रूप से कंगाल होने के बाद भी उन लोगों को विजय माल्या से सीखना चाहिए जो दिन भर बचत की जुगाड़ में लगे रहते हैं और जिंदगी निकल जाती है। अगर विजय माल्या कूल मूड में हैं तो 22 करोड़ की औसत संपत्ति रखने वाले महाराष्ट्र के विधायक भी तकलीफ में नहीं हैं। ब्रेकिंग न्यूज की बिजली से मत घबराइए। सरकार गिरती है तो कुर्सी भी खिसकती है, तो ब्रेकिंग न्यूज का फ्लैश आ जाता है। क्रम में देखिए और भ्रम से बाहर आइए। असम में बाढ़ का पानी घट रहा है और उद्धव ठाकरे के समर्थक विधायकों की संख्या भी घटती जा रही है। लाइफ जैकेट में हिमांता बिस्वा शर्मा। संतोष हो गया ना कि मुख्यमंत्री बाढ़ राहत के काम में लग गए हैं। कुछ और भी याद आ रहा है कि खुद एकनाथ की तरह हिमांता कांग्रेस से निकले, बीजेपी में 5 साल रहे, तब जाकर मुख्यमंत्री भी बने और इनके कुशल नेतृत्व में पूर्वोत्तर के कई राज्यों में दलों में टूट हुई, सरकारें उधर से इधर हो गईं। ऐसा कहा जाता है। हिमांता का यह वीडियो बाढ़ के बारे में कम, राजनीति की सच्चाई के बारे में ज्यादा बता रहा है। एकनाथ भी आगे चलकर हिमांता बिस्वा शर्मा बन सकते हैं। आप किसी भी दल में हो, एक दिन लाइफ जैकेट पहनकर दूसरे दल में जाना ही पड़ता है। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। संजय राउत एक ही कपड़े में बयान बदलते रहे। आज उनका इतना बयान आया है कि एडिटिंग मशीन पर पहले वाला बयान बाद में और बाद वाला पहले लग जाए तो हम इस चूक के लिए गलती होने से पहले ही माफी मांगते हैं।
लोग हॉर्स ट्रेडिंग से बोर हो गए हैं, अब ऐसे काम में मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल करने लगे हैं या ईडी का नाम आ जाता है। आज दोपहर खबर आई कि शिवसेना के नेताओं को फोन आने लगे कि मातोश्री पहुंचिए। फोन के बाद वे पहुंचने भी लगे। मुख्यमंत्री निवास में शिवसेना के विधायकों की बैठक हुई तो केवल 13 विधायक नजर आए, लेकिन एक नाथ के साथ चले गए 2 विधायक भी नजर आए। नितिन देशमुख, कैलाश पाटिल ने अपनी व्यथा बताई कि कैसे वे एक नाथ के साथ चले तो गए थे मगर वहां से भाग कर आए क्योंकि अगवा हो गए थे। आमच्या सहकार्याने सांगितलं की आपल्याला एक ठिकाणी जायचंय, तिथं आपल्याला साहेब भेटणार आहेत असं म्हणून आम्हाला मला आणि बाकीच्या काही सहकार्यांना ठाण्याच्या महापौर बंगल्यावर नेलं गेलं। तिथं आम्हाला एक थोडा वेळ आम्ही तिथं थांबलो। त्यानंतर तिथं आम्हाला सांगितलं की साहेब पुढे आहेत, आपल्याला पुढे जायचंय। मग गाडी बदलली। त्यावेळेस त्यांचा एक स्टाफमधला एक कर्मचारी सोबत होता आणि गाडी बदलून गाड्या त्या महापौर बंगल्यापासून निघाल्या। मला वाटलं कुठेतरी दुसऱ्या ठिकाणी असतील किंवा त्यांच्या घरी असतील असं समजून आम्ही चालत होतो। पण नंतर ठाणे गेलं। ठाण्यानंतर वसई, विरार, ज्यावेळेस ह्या गाड्या चेकपोस्टला म्हणजे आपल्या बॉर्डर चेकपोस्ट होतं तिथं टाकाबंदी लागली होती आणि ज्यावेळेस माझ्या मनात पाल चुकली की काहीतरी वेगळं होतंय आणि आपण काहीतरी चुकीच्या दिशेने आपल्याला घेऊन नेलं जातंय। सुरतला गेल्यानंतर 5 स्टार हॉटेल होती। हॉटेल एवढी मोठी होती, बंदोबस्त एवढा मोठा होता की महाराष्ट्रात मी एवढा पोलीस बंदोबस्त कधी पाहिला नाही। तेवढा पोलीस बंदोबस्त त्या गुजरातच्या पोलिसांचा जवळपास 300 ते 350 पोलिसांचा फौजफाटा, अनेक IPS अधिकारी। मग आम्ही हॉटेलमध्ये वर गेलो आणि हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर अरे प्रकाश बी गायब झाला। मग मला पुन्हा आनंद झाला, चला एक बी आमदार आपला गेला। प्रकाश गायब झाल्यानंतर मग मी साहेबांना म्हटलं की साहेब माझी इथे राहण्याची इच्छा नाही, मी इथे राहू शकत नहीं, मला जाऊ द्या। 2 विधायक कह रहे हैं कि उन्हें जबरन ले जाया गया। इनकी कहानी में पूरी फिल्म है लेकिन कुछ सीन गायब है। शिंदे के समर्थकों ने कुछ फोटो सार्वजनिक कर दिया, कहा कि नितिन देशमुख ने कुछ सीन गायब कर दिए हैं और प्लॉट भी। उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, वे जान बचाकर नहीं भागे बल्कि पहुंचाए गए। इस फोटो को देखकर तो विजय माल्या भी जल जाए। दावा किया जा रहा है कि यह उस वक्त की तस्वीर है जब नितिन देशमुख अपनी बीमार पत्नी से मिलने नागपुर जा रहे हैं, लेकिन फोटो से पता चलता है कि सारे मिलकर ये वाला गाना गा रहे हैं। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। कोई कह सकता है कि नितिन की पत्नी बीमार है या नितिन ने पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर जेट का मजा ले लिया। नागपुर आए क्योंकि पास के अकोला से विधायक हैं। जान बचाकर भागते समय कोई जेट से तो नहीं भागेगा, टेम्पो से भले भाग जाए, और भागेगा तो ऐसे सेल्फी नहीं खिंचाएगा। जान बचाकर भागने देने वाला इनकी तस्वीर तो नहीं लेगा। इस बीच 22 जून के प्राइम टाइम में मुझसे एक गलती हो गई। मैंने मोहित कंबोज को विधायक कह दिया, जबकि वे विधायक नहीं है, बीजेपी के नेता हैं। क्या पता एक दिन मोहित कंबोज विधायक बन जाएं और मेरा धन्यवाद करने लग जाएं। एक सवाल और है, प्राइवेट जेट का खर्चा कौन उठा रहा है? शिंदे समर्थक ने कहा कि नितिन देशमुख को जेट से भेजा गया क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी। बालापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांनी शिंदे साहेबांच्याकडे विनंती केली की माझी मिसेस आजारी आहे, माझ्या मुलाला भेटायचं आहे, तर मला तात्काळ गावी जाण्याची व्यवस्था करा। आणि त्याच पद्धतीने शिंदे साहेबांनी त्या देशमुख साहेबांना गावी जाण्याची व्यवस्था केली। मी आणि जेरी डेव्हिड आम्ही दोघं नितीन देशमुख यांना चार्टर विमानाने नागपूर एअरपोर्टला सोडलं। जाताना आम्ही नाश्ता, जेवण एकत्र केलं। खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये आम्ही नागपूर एअरपोर्टपर्यंत गेलेलो आहे। तिथे गेल्यानंतर त्यांचे मित्र भेटले, त्यांचे नातेवाईक होते, त्यांचे कार्यकर्ते होते आणि त्यांच्या स्वाधीन केल्यानंतरच आम्ही तिथून दोघं रिटर्न आलो। आम्ही त्यांचे मित्र होते। मग गेल्यानंतर शटल प्लेन बघितल्यानंतर बोला आपण फोटो काढूया, आमचे फोटो आहेत त्यांच्याबरोबर, म्हणजे एकदम चांगले होते। हर जवाब एक बहाना लगता है और हर आरोप एक फसाना। क्या आप प्राइवेट जेट का किराया जानना चाहते हैं? हमने आपके लिए काफी मेहनत की है। यह एक जेट कंपनी की वेबसाइट है। इसमें जो किराया बताया गया है उसके अनुसार मुंबई से सूरत जाना हो तो आपको भी प्राइवेट जेट मिल जाएगा। बस किराया 19 लाख का होगा, यह अनुमानित राशि है।
एक जेट में 6 यात्री आ सकते हैं। जेट का नाम है बीचक्राफ्ट प्रीमियर 1A लाइट जेट। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है हॉकर बीचक्राफ्ट, जो अमेरिका की है। इसे चलाने के लिए 2 पायलट चाहिए होते हैं। जेट की कोई कमी नहीं है भारत में, बस पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। 19 लाख में मुंबई से सूरत, तभी अग्निवीर योजना से नाराज युवा विधायकों के 5 साल के कार्यकाल से ईर्ष्या कर रहे हैं। जिस तरह से इस पूरे खेल में इंटेलिजेंस फेलियर का ढोल पीटा जा रहा है, जल्दी ही इसका कोई उपाय खोजा जाएगा और हो सकता है नतीजा उससे भी खतरनाक हो। उद्धव ठाकरे ने कल कहा कि लघु शंका जाने पर भी शंका करें, तो यह कौन सा लोकतंत्र है। जल्दी ही राजनीतिक दल इसका समाधान टेक्नोलॉजी से निकालेंगे। पार्टी प्रमुख का रोल बदल जाएगा। एक पार्टी प्रमुख सबके सामने होगा और एक अदृश्य हो जाएगा। वह केवल 2 आंखों से नहीं बल्कि हजारों सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखेगा। कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायकों और नेताओं के कपड़े पर कैमरे लगा दिए जाएंगे। उनके सुरक्षा कर्मी भी बॉडी कैमरा लगाकर घूमते नजर आएंगे। पार्टी प्रमुख सब देखते रहेंगे, सब सुनते रहेंगे। इंटेलिजेंस फेलियर के आरोपों से पार्टी प्रमुख को शर्मिंदा ना होना पड़े, इसके लिए कार्यकर्ता, सदस्यों और विधायकों के घर के चारों तरफ, आंगन से लेकर पोर्टिको, खिड़की से लेकर दरवाजे तक पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाएगा, जिसके जरिए पार्टी प्रमुख आने जाने वालों पर निगाह रखेंगे। नेता और कार्यकर्ता के घर के गेट पर बायोमेट्रिक्स होगा। कोई भी मिलने आएगा, गेट ऐप के जरिए पार्टी प्रमुख को सूचना दी जाएगी। पार्टी के आधिकारिक कार्यकर्ता, नेता और विधायकों के गले में रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग लगा दिया जाएगा। प्रयागराज कुंभ मेले के समय की खबर याद आ रही है। यूपी पुलिस ने मेले में खो जाने वाले बच्चों के लिए वोडाफोन से 40,000 रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग मंगाए थे। पार्टी के किसी भी सदस्य के पास अपनी गाड़ी और फोन नहीं होगा। पार्टी का फोन होगा, गाड़ी पार्टी देगी, गाड़ी में जीपीएस लगा होगा और आने जाने की जानकारी पार्टी प्रमुख को मिलती रहेगी। विधायकों के पैदल चलने का कोटा तय होगा, ताकि मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के नाम पर कोटे से ज्यादा पैदल ना चलें और अपने घर से निकलकर दूर ना चले जाएं, सूरत ना पहुंच जाएं, जहां कोई उन्हें सरकार गिराने के लिए तैयार कर ले। सबके फोन में पेगासस होगा। हर बातचीत का रिकॉर्ड पार्टी प्रमुख के पास जाएगा। आप हर बात में जॉर्ज ऑरवेल को याद ना करें। जॉर्ज ऑरवेल का नाम बदल गया है, अपने हिसाब से रख लें। अगर उद्धव ठाकरे का इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन इतने सारे विधायकों को तोड़ने में जो इंटेलिजेंस लगा होगा, कैसे सबको जुटाया गया होगा, तोड़ा गया होगा, गुवाहाटी ले जाया गया होगा, उसका क्या सारा कुछ एक नाथ ने ही किया, या एक नाथ के ऊपर भी कोई और नाथ है? इस कहानी पर कोई नहीं, जहां कहानी नहीं है वहां हर कोई है। इस बीच मेरे व्हाट्सएप के इनबॉक्स में एक और मैसेज आ गया कि जिसने 34,000 करोड़ का घोटाला किया है, फ्रॉड, वहां कोई नहीं है। आप कुछ भी दिखाइए, लोग यही कहेंगे वो वाला नहीं दिखाया। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन कपिल वाधवान और निदेशक धीरज वाधवान के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इन लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं, बस 34,615 करोड़ का फ्रॉड किया है। इस केस में कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोप है कि अप्रैल से जून 2018 के बीच यस बैंक ने डीएचएफएल में 3700 करोड़ का निवेश किया और बदले में राणा कपूर को कथित रूप से 600 करोड़ की रिश्वत मिली, जिसे किकबैक कहते हैं। इन्होंने इतने पैसे का क्या किया? चाहते तो 34,000 करोड़ की राशि से कई दलों के सारे विधायकों को खरीद लेते, उन्हें अपना यूनिफॉर्म पहनाकर अपनी सरकार बना लेते। जरूर छोटी सोच के रहे होंगे। संजय राउत की बातचीत का कोई मतलब नहीं है। वे संजय हैं, मगर उन्हें भी नहीं दिखा कि कुरुक्षेत्र में किसने रथ का पहिया बदल दिया। बातचीत शुरू है सर, बातचीत शुरू है। ठीक है, हमारे साथी है, हमारे दोस्त है, वहाँ इतने लोग हमारे बैठे हैं, वहाँ कौन से मजबूरी में चले गए मुझे मालूम नहीं, लेकिन पूरी पार्टी महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी के साथ और शिवसेना के साथ एकजुटता से खड़ा रहेगा। आखिर विधायक गए उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही रहेंगे? हाँ, क्या उद्धव ठाकरे आप जैसे कल कह रहे तो वो आगे भी अभी मुख्यमंत्री अरे दोस्त, हमारे विधायक फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फिर देख लेंगे। देखो, ये जो विधायक चले गए हैं उनको महाराष्ट्र में आना घूमना बहुत मुश्किल होगा। जब इतने सारे विधायक घूमते घूमते महाराष्ट्र से सूरत और गुवाहाटी पहुंच गए,
तब संजय राउत कहां घूम रहे थे? विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन होगा, वो मौका आएगा या नहीं कौन जानता है। दोपहर आते आते बोलने लगे कि एकनाथ शिंदे के लोगों को मुंबई आने की हिम्मत नहीं है। यहां आकर उन्हें जो कुछ कहना है कहना चाहिए, यहां पर आकर पत्र व्यवहार करना चाहिए, उद्धव जी के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी बात सुनी जाएगी। 24 घंटे के अंदर वापस आइए और यह भी कह गए कि महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने पर भी विचार करेंगे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या, हे मी परत सांगतो। मी जबाबदारीनं आणि हवेतले हे मी भूमिका मांडत नाहीये। 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या, उद्धव साहेबांसमोर आपण बसू आणि तुमची जी भूमिका आहे ती स्वीकारण्यासंदर्भात नक्की विचार केला जाईल। संजय राउत का यह तीसरा बयान था जो पहले के बयानों से अलग था। संजय राउत ने कह दिया कि एनसीपी और कांग्रेस से अलग होने के लिए तैयार हैं, और यह बात हवा में नहीं कह रहे। बुधवार से ही शिंदे समर्थक जोर देने में लगे थे कि वे चाहते हैं कि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन से बाहर निकले। क्या यही वजह है कि इस बार शरद पवार और कांग्रेस सक्रिय होते हुए भी निष्क्रिय से नजर आ रहे हैं? इस खबर के आते ही खबर आई कि कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है, जबकि उसके पहले खबर आ चुकी थी कि कांग्रेस के विधायकों को अपने क्षेत्रों में जाने के लिए कह दिया गया है। किसी भी क्षण आसानी से तोड़ ली जाने वाली पार्टी में कांग्रेस पहले नंबर पर आती है, लेकिन यहां वह अपने विधायकों को क्षेत्र में भेजने की बात कर रही है। फिर खबर आती है कि शरद पवार ने अपने विधायकों से कहा है कि संघर्ष के लिए तैयार हैं। क्या पवार ने यह समझ लिया कि यह खेल शिवसेना और बीजेपी का है? जब तक आप ये समझे, फिर खबर आई कि पवार ने एनसीपी के विधायकों की बैठक बुलाई है। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। कहा जा रहा है कि हिंदुत्व शिवसेना का समाप्त हो जाएगा अगर एनसीपी और कांग्रेस के साथ रहेंगे, और ईडी का दबाव, दोनों चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? इसलिए बात है कि 2.5 साल ये जो कहते हैं वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ थे। 2.5 साल यानी 1 दिन 2 दिन 4 दिन में, और ये 2.5 साल में जब हुकूमत हाथ में लेने के लिए उनको मौका मिला तब इसमें शामिल हो गए। तब उनके हिंदुत्व का सा इशू इनके मन में कभी आया नहीं। ये एक एक्सक्यूज है, दूसरा कुछ नहीं। महाविकास आघाड़ी सरकार को मदद करने की भूमिका स्पष्ट है। समय आए तो हम बाहर से भी मदद महाविकास आघाड़ी को दे सकते हैं। उनका देखो, हमने एक बार स्पष्ट कर दिया कि ये सब मामला जो है ये महाभारत बीजेपी ने बनाया है, और बीजेपी क्यों छुप के बैठी है, ये सवाल हमारा है। बीजेपी क्यों नहीं जवाब देती है जनता को? इस तरह से महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा कर महाराष्ट्र की जनता का जो नुकसान बीजेपी के माध्यम से हो रहा है और बीजेपी चुप बैठी है, उसके पीछे ईडी का जो राजकारण कर जिस तरह से दहशत और लोकशाही का जो खून करने का काम जो बीजेपी कर रही है, वो आज क्यों शांत बैठी है, ये सवाल कांग्रेस उनको पूछती है। इस बीच 2 बातें और हुई। एक दिन पहले उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ नजर आने वाले दीपक केसरकर और कुछ अन्य विधायक गुवाहाटी पहुंच गए। सोहित मिश्र से दीपक केसरकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि वे बीजेपी के साथ गठबंधन कर लें। उन्होंने तो अपना डिसीजन दे दिया ना। उन्होंने अपना डिसीजन इस बात पे बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने डिसीजन क्या दिया कि मैं रिजाइन हो रहा। अब तक रेजिग्नेशन तो किसी ने मांगा ही नहीं था। हमारी मांग थी कि जो करंट अलायंस है उसको आप ब्रेक कीजिए और बीजेपी के साथ अलायंस कीजिए, विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, क्योंकि स्टेट का प्रोग्रेस होना चाहिए। लोग गुजर चुके हैं इसमें। जब कोरोना का काल था बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। अब मौका है डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट दोनों साथ रहे, स्टेट और सेंटर, तो डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। आप जाइए बीजेपी में, आप मर्ज होइए बीजेपी में। हमारी पार्टी है शिवसेना, जो रही है बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में भी बहुत लोग छोड़कर गए। पार्टी हमने बार बार खड़ी की है, एक बार नहीं, बार बार ये पार्टी खड़ी किया हमने और सत्ता तक पहुंचाई है। जिनको जाना है वो जा सकते हैं।
ये मेरा और उद्धव जी का खुला चैलेंज है। फिर एक बार पार्टी खड़ी रहेगी, फिर एक बार हम सत्ता पे आएंगे। इस बयान के कुछ देर बाद ही संजय राउत कहने लगे कि गठबंधन से बाहर आने पर विचार करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि संजय राउत एक ही कपड़े में दिन भर कई बयान बदलते रहे। फिर इसका क्या मतलब है? शिवसेना के समर्थक बागी विधायक सदा सरवणकर की तस्वीर पर कालिख पोतने लगे। खबर आने लगी कि दोपहर बाद शिवसेना के नेताओं को मातोश्री पहुंचने के लिए कहा गया है। क्या गुवाहाटी गए विधायक एकनाथ के साथ मिलने गए हैं या उनमें से कुछ उद्धव ठाकरे के कहने पर गए हैं? इन सवालों को खारिज करना ठीक नहीं रहेगा। माननीय उद्धव साहब ने कभी भी हिंदू तो छोड़ा नहीं है। ये तो जो अपोजिशन पार्टी है वो क्लेम करती है। शिवसेना हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदू शिवसेना एक नाता है। आदरणीय बाला साहब ने ये शिकवत हम लोग को दी थी कि शिवसेना एक कट्टर हिंदुत्व पार्टी पूरे भारत में मालूम है और उद्धव जी ये उसके उन्होंने हमको आदेश दिया है कि जहाँ भी उद्धव जी हैं उनके साथ हिंदू जुड़ा हुआ है। हिंदुत्व का आरोप नहीं लग रहा है, उनके पीछे ईडी लगे। इतना पैसा शिवसेना के नाम पे कमाया, वो किधर रखने के लिए, वो अभी अब पार्टी छोड़ने के लिए कुछ तो रीजन चाहिए ना, इसलिए वो हिंदुत्व बोल रहे हैं। हमारे पक्ष प्रमुख जी माननीय जी उद्धव साहब ठाकरे जी हैं, उन्होंने कभी हिंदुत्व छोड़ा नहीं है और ना कभी छोड़ेंगे वो। एंड हम सब एक शिव सैनिक उनके पीछे है, अभी भी है, कायम रहेंगे। और क्या एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाके गलती की? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि ये युति में कोई प्रॉब्लम आ सकता है और हैगा प्रॉब्लम। 14 के इलेक्शन में कल्याण में उद्धव साहब का मीटिंग था, तब हम सब गए थे उधर साहब के साथ। तभी हमने आनंद जी अपना आनंद शिंदे का भाषण सुना था, एकनाथ शिंदे का। उन्होंने तभी भर सभा में बोला था कि साहब बीजेपी अपने को खत्म कर रही है। बाजू में देवेंद्र फडणवीस का सभा चालू था, तभी वो अपना एकनाथ शिंदे जी बोल रहे थे, उद्धव साहब को बोल रहे थे कि युति तोड़ दो, अपन अकेला चलेंगे, अकेला अपन लड़ेंगे क्योंकि ये अपने को खत्म कर रहे। और अभी क्या ये जिंदा करेंगे क्या बीजेपी इनको? तो आप सभी लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं? शिवसेना आमच्या हक्काची, शिवसेना आमच्या हक्काची। ये बताइए कि ये जो शिकायत मिल रही है कि विधायकों से भी वो नहीं मिलते थे, किसी को समय नहीं देते थे, कुछ खास लोगों के बीच में ही रहा करते थे, यही वजह है कि सब छोड़ कर गए। ये सब झूठ है। पहली बात तो उद्धव साहब सबको मिलते हैं, ऐसा किसी को नहीं। हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी मिलते हैं। काम होगा तो ही मिलेंगे ना, आपका काम नहीं होगा तो मिलेंगे। उनको तो पूरा महाराष्ट्र देखना है, समझ गए ना। एक आदमी के लिए सब छोड़ के आने वाला नहीं। हम लोग भी जाते हैं, हम लोग को मालूम है उनको कितना तकलीफ है, समझ गए ना। पूरा देश में उनका उद्धव साहब का वर्ल्ड में नाम है अभी भी, समझे। उद्धव साहब ने इतना अच्छे से कोविड हैंडल किया। ऐसा पहला आदमी है जो खुद भी बीमार है, लेकिन खुद बीमारों के भी सबकी सेवा की है। एक ही आदमी है, वो उद्धव ठाकरे। मेरा नाम उद्धव साहब के साथ रहेंगे। मेरा नाम भूपेश मधुकर गावड़ है। मेरे बाप का नाम मधुकर गावड़ है। मेरा बाप कोई विधायक नहीं हो सकता, मेरा बाप कोई लोक प्रतिनिधि हो सकता। हमारा आदर्श है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे है। हमारा आदर्श मातोश्री रहेगा और उनके पुत्र ही रहेंगे। कोई भी आके हमको चाराना 5 रुपए देगा और हम उसको नहीं बटेंगे भाई। नहीं बटे, कभी नहीं बटेंगे। कभी नहीं, अब पहले भी नहीं बटे, बीच में भी नहीं बटे और कल भी नहीं बटेंगे। रहेंगे तो शिवसेना और शिवसेना के साथ ही रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति का खेल अभी सामने नहीं आया, धीरे धीरे आएगा और राज्यपाल जब कोविड से ठीक हो जाएंगे तब और आएगा। क्या शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन सकती है या शिवसेना उद्धव को छोड़ बीजेपी में मिल जाएगी? क्या बीजेपी से बात करने उद्धव जाएंगे? तब उनकी क्या गरिमा रह जाएगी? यह तो पूरी पार्टी के चले जाने से भी बुरा होगा। शिवसेना के सर्वोच्च नेता आज सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग को याद कर सकते हैं। 25 साल से मुख्यमंत्री रहे, हर बार चुनाव जीत जाते थे। एक दिन उनकी जिताई हुई पार्टी उन्हें छोड़कर चली गई, चामलिंग अकेले रह गए। उसी तरह उद्धव ठाकरे अकेले रह गए। महाराष्ट्र में कई लोग उद्धव ठाकरे को बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में याद कर रहे हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता अब उद्धव को भूलने लगे हैं। शिव सैनिकों के बीच बहस है कि उद्धव को लेकर क्या क्या याद रखें और क्या क्या भूल जाएं। यह संकट बता रहा है कि राजनीतिक दलों के भीतर बगावतों और विद्रोह के पहले बोलने का एक सिस्टम होना चाहिए। यह संकट केवल शिवसेना में नहीं, बीजेपी से लेकर तमाम दलों में है। एक पार्टी की दूसरी पार्टी से बहस होती है, मगर पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच बहस नहीं होती है। उसे अनुशासनहीनता कह दिया जाता है। क्या कोई आदर्श मॉडल है जहां नेता इस बात पर बदल दिए जाएं
कि किस मुद्दे पर पार्टी को क्या लाइन तय करनी चाहिए। निजीकरण और पेंशन को लेकर पार्टी के भीतर मतदान हो सकता है। टिकट वितरण के समय और जीतने के बाद ही पार्टी के भीतर सबसे अधिक बगावत क्यों होती है? किसी भी पार्टी में नेता परिवार के रास्ते से आए या किसी और रास्ते से, कहीं भी टिकट देने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। उम्मीदवार तय करने में कार्यकर्ता का कोई रोल नहीं, बाहर की एजेंसी सर्वे कर देती है, उसका रोल होता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई वोट नहीं होता। पूरा जीवन लगा देने वाले कार्यकर्ता अपनी पार्टी के भीतर कोई हैसियत नहीं रखते। हमें मार्च 2022 में प्रकाशित पॉल डी वेब और थॉमस पोगुंडके का एक अध्ययन मिला है। इनका अध्ययन बताता है कि दुनिया के 188 राजनीतिक दलों में से केवल 13.5% दल ऐसे हैं जो अपने सदस्यों को मतदान का अधिकार देते हैं, लेकिन इनमें से 1/3 दल ऐसे हैं जो टिकट देते समय उम्मीदवार को लेकर सदस्यों के बीच मतदान कराते हैं। मगर चुनाव के समय घोषणा पत्र में किस तरह का मुद्दा हो, इस तरह की बातों को लेकर ना तो मतदान होता है और ना इसका अधिकार सदस्यों को मिलता है। आप भारत के किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, पूरा जीवन लगा देने के बाद भी नहीं पता होता उसकी पार्टी चलती कैसे है। इसलिए पार्टियों का टूटना और नेताओं का पार्टी छोड़ना आम हो गया है। भारत में कई नेता मिलेंगे जो एक जीवन में अनेक दल में रह चुके होते हैं और उस कार्यकर्ता से लाख गुना ज्यादा तरक्की कर जाते हैं जो पूरा जीवन एक ही दल में रह जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हर चुनाव में युवा युवा होता है और चुनाव के बाद युवा ठगा रह जाता है। मोंटू से मिलिए। मोंटू का जन्म सन 2000 में हुआ था और इस वक्त मोंटू की उम्र 22 साल है। मोंटू का सौभाग्य है कि उसे भारत के सबसे सुनहरे युग में जन्म लेने का मौका मिला है, क्योंकि इस वक्त अमृत काल चल रहा है। पर अमृत काल आने के बावजूद मोंटू बोर हो गया है। गर्मी बीत गई मगर पहाड़ों में नहीं गया, बारिश आ गई मगर खेतों में नहीं गया। दिन भर टीवी के सामने बैठा रहा। मोंटू का सारा दिन बीत गया। जो व्हाट्सएप में आता वही टीवी पर आता है। हफ्ता, महीना और साल बीत जाता है। कभी आर्यन आया, कभी बुलडोजर आया, कभी दल बदल आ गया। अग्निपथ आया था मगर वो शांति पथ की तरफ चला गया है। विधायक आ गए हैं जो राजपथ पर चलने की तैयारी में है। हर कहानी में एक ही कहानी चलती है। हर कहानी में मोंटू की जवानी जलती है। मोंटू आज 22 साल का हो गया है। 21वीं सदी में 22 साल का मोंटू रोजगार की तलाश में गुम हो गया है। मोंटू तुम कहां हो? मोंटू तुम कहां हो? भारत का युवा मोंटू परेशान है। परीक्षा का फॉर्म भी अब 1500-2000 रुपए का आने लगा है। उसकी परेशानी यह भी है कि बात सेना की हो रही थी, शिवसेना की होने लगी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल अग्निवीर की खूबियां बता रहे हैं। अपनी सरकार की बुराई कर रहे हैं या खूबियां बता रहे हैं, आप ही ध्यान से सुन लीजिए। और हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। आज 2019 का लड़का जो है सेकेंड ईयर का परीक्षा नहीं दिया, जबकि अग्निवीर स्कीम जो है 22 साल में एक लड़का को आर्मी का ट्रेनिंग 10वां पास लड़का है तो 12वां पास उसको करेगी। अगर वो 12वां पास है तो उसको ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर परीक्षा नहीं देना है। उसको जैसे 4 साल खत्म होगा केवल 2 सब्जेक्ट का परीक्षा देना है और 2 सब्जेक्ट उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी अग्निवीर के नाम से। हरियाणा में निकाय चुनाव हुए हैं। हिंदू अखबार में मुख्यमंत्री का बयान छपा है कि अग्निपथ योजना का कोई असर नहीं पड़ा है, सारा वोट बीजेपी को गया है। हरियाणा में धनखड़ खाप ने कहा है कि जो भी युवा अग्निवीर का फॉर्म भरेगा उसका सामाजिक बहिष्कार होगा। बुधवार को रोहतक के सांपला में खापों की पंचायत बुलाई गई, उसमें यह सामूहिक फैसला हुआ। इस पंचायत में कई खापों के प्रतिनिधि शामिल थे। मेन चीज जो है सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भी जो इन बच्चों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं आंदोलनकारियों पे, ये सारे चाहे किसान आंदोलन के दौरान थे या अब के से, ये टोटली जो है वापस हों। बाकी एक जो ये बच्चे
कोई भी बच्चा जो फार्म भरेगा किसी किस्म का, ये जो इस अग्निवीर जो इसके लिए, इन पोस्टों के लिए, ये मजदूर बनने के लिए, ये किसी को नहीं चाहिए। इस सरकार को, इस पंचायत को, इनको कतई अच्छा नहीं लगी, ये कतई जमा इसका बहिष्कार तो होगा इस स्कीम का इनका। बाकी अगर किसी बच्चे ने फार्म भर दिया तो ये समझ लो भाई समाज उसको अलग थलग करने की कोशिश की जाएगी। यात्रा में बहिष्कार होगा उसका? नहीं, बहिष्कार का शब्द तो हम प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी ये है कि भाई उसको अलग थलग मान लिया जाएगा। अग्निवीर योजना की सफलता का पता उस दिन चलेगा जिस दिन इसके तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि समाप्त होगी। उस दिन ऐलान हो जाएगा कि युवाओं ने इस योजना को हाथों हाथ ले लिया है। जो युवा विरोध कर रहे थे वो अग्निवीर के लिए लाइन में हाजिर हो गए हैं। बाकी इस देश में सब ठीक चल रहा है। युवाओं को व्हाट्सएप ग्रुप में इतिहास की सामग्री मिल रही है और वे काफी खुश हैं। आप ब्रेक ले लीजिए। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर सियासी संकट के बीच एक और घटनाक्रम यह है कि गुवाहाटी में शिवसेना के 2 विधायक और 1 विधान पार्षद यानी विधान परिषद के सदस्य अभी अभी पहुंचे हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से वो अब रेडिसन ब्लू होटल पहुंच रहे हैं जहां बाकी 37 शिवसेना के विधायक हैं और इसके अलावा 5 निर्दलीय मौजूद हैं। तो जो दावा था एकनाथ शिंदे का कि उनके साथ 40 विधायक हैं, वो लगभग अब पूरा होता दिख रहा है और उद्धव ठाकरे सरकार और संकट में है। अक्षय डोंगरे हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अक्षय, क्या जानकारी है इस समय, ये लोग कौन है विधायक जो पहुंचे हैं अभी गुवाहाटी? देखिए, अगर बात की जाए आज और विधायकों के जुड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है और इससे अब एक चीज बिल्कुल साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे के अगर खेमे की बात की जाए तो वो छोटा होता चला जा रहा है। अब 2 विधायक और आ गए तो इससे इन्हें मिलाकर कुल मिलाकर संख्या विधायकों की एकनाथ शिंदे के कैंप में 39 हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अगर मुंबई अगर वो जाते हैं वापस, अगर वो स्पीकर के आगे अपनी मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी प्रूव करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में अगर शिवसेना कोशिश करती है कि 1 से 2 एमएलए को, कुछ एमएलए खींचा भी जाए तो भी 37 का आंकड़ा उनके पास बना रहेगा। सबसे बड़ी चिंता एकनाथ शिंदे की यही थी कि किसी भी तरह से अगर वो मुंबई जाएंगे और अगर वो बिल्कुल मार्जिन पर अपने साथ एमएलए लेकर जाएंगे तो उद्धव ठाकरे की बढ़ती रहेगी और आगे आने वाले दिनों में कहा यह भी जा रहा है कि जितने भी विधायक है वो गुवाहाटी में ही रहेंगे और उसके बाद जब तक एक मेजोरिटी, एक कॉन्फिडेंस एकनाथ शिंदे को नहीं हो जाता तब तक वो गुवाहाटी से हिलेंगे नहीं। और प्रोटेक्शन की बात की जाए वो तो उन्हें मिल ही रही है। भाजपा शासित राज्य जो है, पुलिस की पूरी तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है रेडिसन ब्लू होटल में, तो वो उन्हें अब बस वेट एंड वॉच का गेम खेलना है और देखना है कि किस तरह से और विधायक प्रेशर में टूट कर उनके पास आते जाएंगे। जी, शुक्रिया अक्षय इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब लगभग 40 हो गए हैं शिवसेना के विधायक, जिनमें कि 39 विधायक हैं और 1 विधान परिषद के सदस्य हैं, जैसा कि एकनाथ शिंदे का दावा था, और 37 जो संख्या है उससे 2 अधिक शिवसेना के विधायक उनके पास अब हो गए हैं। जो आज पहुंचे हैं 2 विधायक दादा भूसे और संजय राठौड़ हैं, जिन्हें अब गुवाहाटी एयरपोर्ट से रेडिसन ब्लू होटल ले जाया जा रहा है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।